हेलो एवरीबॉडी। आज बेटे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं एंड बिजनेस लॉ का पार्ट है। मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ, कुछ भी बोले आप, एक ही बात है। और आज जो हम मुद्दा उठा रहे हैं दैट इज इंडेमनिटी एंड गारंटी। बहुत आसान है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने के बाद तो कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आता है इसमें दो ही मुद्दे, इंडेमनिटी और एक गारंटी। एक आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसके लिए ना सबसे पहले ये वर्ड सीखना चाहिए आपको, व्हाट इज टू इंडेमनीफाई। यहां से बेस स्टार्ट होता है हमारा। टू इंडेमनीफाई मीन्स किसी का नुकसान पूरा करना, दैट इज टू मेक गुड द लॉस। एक छोटी सी स्टोरी बनाऊंगी, उससे बहुत आसान लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। टू मेक गुड द लॉस मीन्स किसी का नुकसान पूरा कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज टू इंडेमनीफाई। जिसमें एक छोटी सी स्टोरी से कहानी बढ़ाते हैं आगे। मान लीजिए दो बंदे हैं, ए और बी, दे आर फ्रेंड्स, ठीक है। और एक है हमारे शॉपकीपर, फाइन। अब ए जो है वो शॉपकीपर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई बी जो है वो मेरा दोस्त है। ए ने सबसे पहले शॉपकीपर को क्या बोला कि ये जो मेरा दोस्त है, बी इज माय फ्रेंड, भाई जो सामान ले आप दे देना, पेमेंट मैं देख लूंगा। तीन बातें बोली है। पहला कि ये मेरा दोस्त है जी, दूसरा जो सामान मांगे दे देना, तीसरा पेमेंट मैं देख लूंगा। तो उसने बोला लेट हिम हैव द गुड्स। अगर ध्यान से देखो बात किसके बीच में हो रही है, ए और आपके शॉपकीपर में। बी कुछ नहीं बोल रहा है एंड फिर बोलते हैं आई विल सी यू पेड। सबसे पावरफुल लाइन जो आपको ध्यान देनी है। अगर उसने ये बोला आई विल सी यू पेड, तो इसका मतलब है कि पेमेंट मैं देख लूंगा। अब स्टोरी आप भी आगे समझ सकते हो कि सबसे पहले इसने इसको बात करी, ये वाली बातें इसने कही, है ना। फिर शॉपकीपर ने इसको गुड्स दिए। मान लीजिए वो 30,000 के भाई साहब गुड्स लिए और चलते बने। तो विषय ये उठता है कि शॉपकीपर ने किसके कहने पे गुड्स दी थी तो ए के कहने पे। और ए ने एक बड़ी पावरफुल लाइन बोली थी, पेमेंट मैं देख लूंगा। तो जब बी ने सामान लिया और चुपचाप चलते बना, तो रेलवे जो हमारा शॉपकीपर है उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि उसके पास तो बी है जिससे वो पेमेंट ले लेगा। बी नहीं, सॉरी, ए, क्योंकि बी ने तो गुड्स ली और चलता बना। शॉपकीपर को स्ट्रेस नहीं है क्योंकि उसके सामने ए ने ऐसे इतना बड़ा डायलॉग दिया कि पेमेंट मैं देख लूंगा। तो शॉपकीपर तो सिर्फ क्या करेगा, ए से बोलेगा आ जाओ भाई साहब, सी द पेमेंट। फिर बात आती है, मैं आपसे पूछूं क्या ए को पैसे देने पड़ेंगे? तो भैया इतने पावरफुल स्टेटमेंट तो आप नहीं दिए, अगले का नुकसान थोड़ा ना होने दोगे आप, नुकसान तो भरना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर बी ने नहीं दिए, ए ने नहीं दिए, तो नुकसान हो गया ना। तो वो नुकसान कौन भरेगा? जिसने ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दी। दैट इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जिसमें दो पार्टीज हैं, एक ए और एक शॉपकीपर। बी तो बोला ही नहीं कुछ स्टोरी में, जब बातचीत हो रही थी ए और शॉपकीपर के बीच में हो रही थी। तो इसमें हम बोलते हैं ए जो है वो इंडेमनीफायर है और जो शॉपकीपर है वो इंडेमनीफाइड है। तो हाउ मेनी पार्टीज? टू पार्टीज आर देयर। एक लाइन मैं बोलती हूँ हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ाते हुए, पंच लाइन है ये लाइन बड़ी अगर आप याद रखें तो क्रिस्टल क्लियर रहेगा हमेशा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आगे कंपनीज एक्ट में भी काम आएगा, जगह जगह पे काम आएगा, बीसी एथिक्स में काम आएगा। तो इसको आप भूलेगा नहीं, ये लाइन बहुत कामयाब है। वो बोलता है तू मेरे कहने से ये काम कर, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा।
पहला पार्ट, तो मेरे कहने से ये काम कर, तुझे मेरी वजह से या किसी और की वजह से कोई नुकसान हुआ तो वो नुकसान मैं देख लूंगा या मैं भर दूंगा। ये है लाइन जो आपने मार्कअप भी करनी है कि तू मेरे कहने से ये काम कर, तुझे मेरी वजह से या किसी और की वजह से कोई भी नुकसान हुआ तो वो नुकसान मैं भर दूंगा। क्या यही स्टोरी नहीं थी अभी जो ए और शॉपकीपर के बीच में हुई कि ए ने यही तो बोला, भाई साहब ये मेरा दोस्त है, आप इसको जो गुड्स मांगे दे देना, पेमेंट मैं देख लूंगा। इसका मतलब है आप मेरे कहने से ये काम करो, आपको मेरी वजह से या किसी और की वजह से, जैसे बी की वजह से, क्योंकि बी ने पैसे लिए, गुड्स लिए, पैसे नहीं दिए और चलता बना, तो इस केस में शॉपकीपर को बी की वजह से नुकसान हो रहा है। तो इन्हें क्या बोला, अगर कोई नुकसान मेरी वजह से या किसी और की वजह से हुआ तो वो नुकसान मैं भर दूंगा। ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जिसमें एक बंदा जो है दूसरे को प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसके कहे अनुसार करे और उस वजह से कोई नुकसान हो गया तो वो भर देगा, चाहे वो उसके खुद के कारण हुआ चाहे वो किसी के कारण हुआ, बस तू मेरे कहने से ये काम तो कर। तो जो ऐसे बोल रहे हैं वो इंडेमनिटी दे रहा है, इसलिए उस केस में जो ए है इसको हम बोलेंगे ये इंडेमनीफायर है, ही इज द इंडेमनीफायर। और जो बी है, बी तो खैर थर्ड पार्टी है, बी कौन है, थर्ड पार्टी, ये है किसी और की वजह से, तो ये कोई और है। शॉपकीपर सेकेंड पार्टी, दैट इज इंडेमनीफाइड। आप इसको इंडेमनीफाइड बोलें, आप इसको इंडेमनिटी होल्डर बोलें, एक ही बात है, इंडेमनिटी होल्डर भी बोल सकते हैं। और इनके बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। हाउ मेनी पार्टीज आर देयर, टू पार्टीज। हु आर दोज पार्टीज, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड, दैट इज अ सिंपल पॉइंट। बड़े सारे एग्जाम्पल हैं रियल लाइफ में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी रोज होता है। जैसे आप एक कंपनी के पास गए, आपके पास उस कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है, आपसे वो शेयर सर्टिफिकेट खो गया, तो आपने कहा जी मेरे को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे दो। कंपनी ने कहा अगर हमें कोई नुकसान हो गया तो, बोले जी मैं इंडेमनीफाई कर दूंगा। कंपनी ने बोला ठीक है सर, इंडेमनिटी बॉन्ड पे साइन कर दो। कौन से बॉन्ड पे, इंडेमनिटी बॉन्ड। तो उसने बोला ठीक है जी मैं इंडेमनिटी बॉन्ड पे साइन कर देता हूँ कि इस डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट को आप मुझे दे रहे हो, थैंक यू, उसके बदले में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको कोई भी नुकसान हुआ किसी भी कारण वो नुकसान मैं भर दूंगा। दैट इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यहाँ पे जो शेयर होल्डर है वो इंडेमनीफायर हो गया और जो कंपनी है वो इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनीफाइड, आपकी मर्जी है जो मर्जी बोल दो। अगेन टू पार्टीज आर देयर, थिंक अबाउट इट। कल को मान लीजिए कोई नुकसान हो गया, रेलवे कंपनी याद कर लेगी, आ जाओ भाई इंडेमनिटी दी थी, नुकसान पूरा करिए, यू हैव टू इंडेमनीफाई अस, यू हैव टू मेक गुड आवर लॉस। सिंपल है ना। ऐसी एक और एग्जाम्पल है, ये सब स्टोरीज बुक में दी हुई हैं और पढ़ोगे समझ आ जाएगा, नाम भी चेंज नहीं करूंगी जिससे कंफर्टेबल रहे आपके लिए। इसमें ए और बी है, दो बंदे, और एक है रेलवे कंपनी। अब दोनों रेलवे कंपनी के पास गुड्स पड़े हैं, ए बोलता है मेरे गुड्स हैं, बी बोलता है मेरे गुड्स हैं। अब रेलवे कंपनी के पास दोनों लेट आए होंगे, काफी दिन तक गुड्स पड़े रहे होंगे। अब ए ने बोला ठीक है जी मैं इंडेमनिटी बॉन्ड भर देता हूँ, मैं आपको इंडेमनीफाई करता हूँ, अगर बी रियल ओनर निकला तो मैं नुकसान भर दूंगा, आप मेरे को गुड्स दे दो। रेलवे कंपनी ने कहा ओके, तो रेलवे कंपनी ने गुड्स दे दिए। किसको दे दिए गुड्स, ए को। ए को डिलीवरी हो गई गुड्स की, इस कंडीशन पे कि कोई लॉस हुआ तो वो ए भर देगा। अब बाद में बी ने प्रूव कर दिया कि वो रियल ओनर है। मान लीजिए 4 लाख के गुड्स थे, रुपीज 4 लाख, तो इससे पहले कि रेलवे कंपनी अपनी जेब से 4 लाख रुपए निकाल के बी को दे,
वो रेलवे कंपनी ए को याद कर सकती है। आ जाओ भाऊ जी, नुकसान पूरा करो आके। इंडेमनीफाई किया था ना जी आपने, इंडेमनिटी दी थी ना। नाउ कम ऑन इंडेमनीफाई अस। हो गया नुकसान, सोचिए ध्यान से। अब मान लीजिए रेलवे कंपनी ने ए को याद फरमाया, याद किया, फोन नंबर गलत, एड्रेस गलत। वाओ क्या आदमी है। लेट अस सपोज, ऐसे होता नहीं है प्रैक्टिकली, वैसे रेलवे कंपनी बहुत स्ट्रिक्टली काम करती है, लेकिन लॉ समझने के लिए स्टोरी बनाने में क्या जा रहा है। मान लीजिए ऐसा हो गया, ए गायब हो गया, पता ही नहीं चल रहा, तो क्या बी रेलवे कंपनी को छोड़ देगा? आंसर आया नो। जब बी ने प्रूव कर दिया उसके गुड्स हैं, तो उसने केस कर दिया। किसके ऊपर? रेलवे कंपनी के ऊपर। अरे भाई, कोई आपके ऊपर केस करेगा तो आप भी तो केस हैंडल करोगे। इसका मतलब है अब रेलवे कंपनी को खर्चा देना पड़ेगा केस का। केस का खर्चा तो होगा ही ना, तो कॉस्ट ऑफ द सूट हो गया उसका बैठे बैठाए, क्योंकि अगले ने केस कर दिया। जब बी ने प्रूव कर दिया तो उसको कुछ कॉम्प्रोमाइज के तहत पैसा भी पे करना पड़ गया। अमाउंट पेड अंडर द टर्म्स ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज। जो भी कोर्ट में डिसाइड हुआ उसके हिसाब से उसको पैसे जो देने पड़े जज साहब के कहे मुताबिक वो दिए उसने रेलवे कंपनी ने। अगले ने कुछ डैमेजेस भी प्रूव कर दिए, वो डैमेजेस भी रेलवे कंपनी ने पे किए। तीन चीजें हो गई भाई साहब, रटने वाली कोई भी बात नहीं थी इसमें से। स्टोरी है छोटी सी कि बी छोड़ेगा नहीं रेलवे कंपनी को, रेलवे कंपनी को केस का खर्चा करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज के तहत पैसे देने पड़ेंगे और डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। अब रेलवे कंपनी कौन है? इंडेमनिटी होल्डर। रेलवे कंपनी के जो भी ये तीन खर्चे हुए, कॉस्ट ऑफ द सूट प्लस डैमेजेस प्लस कॉम्प्रोमाइज के तहत जो पैसा है, ये सारा पैसा वो किससे क्लेम कर लेगी? तो आंसर आता है इट विल क्लेम फ्रॉम ए। क्यों? क्योंकि उसी ने ही तो सारा इंडेमनिटी दिया था, उसी के कारण तो सारी गेम चल रही है। तो रेलवे कंपनी अपने सारा पैसा किससे क्लेम कर लेगी? इंडेमनीफायर से। आप कहेंगे मैडम वो तो भाग गया, वो बात तो सही है, लेकिन हम अपने पूरे प्रोफेशनल कोर्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कितने भी प्रोफेशनल कोर्स, कितने भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, लॉ के एग्जाम में आपको ऐसे नहीं सोचना कि वो तो भाग गया, वो तो रियलिटी है। आपको तो बस कानून बताना है कि कानून के तहत हमारा राइट क्या है। तो रेलवे कंपनी का ये राइट है कि वो ए से क्लेम करेगी। कैसे करेगी? आप और मैं क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं, हम तो उसके राइट्स की बात कर रहे हैं। सिंपल सा पॉइंट ये है। तो आई होप दिस एग्जाम्पल ऑल्सो क्लैरिफाइज, है ना। अब अगर आप फिर से देखो, एक ए, एक रेलवे कंपनी, एक बी। यहाँ पर जो बी है वो थर्ड पार्टी, जो बाद में आ गया सीन में कि जी मेरे गुड्स है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन दोनों के बीच में हो रहा है, ये फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी है। ये इंडेमनीफायर हो गया जिसने इंडेमनिटी दी है रेलवे कंपनी को, और रेलवे कंपनी इंडेमनीफाइड हो गई। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि देयर आर टू पार्टीज। मैं स्टोरी आगे आपसे बनवाऊं, आप भी बता दोगे कि मान लीजिए अभी तक की स्टोरी सेम है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी विद रेलवे कंपनी। क्या जरूरी है बी सीन में आए? नो। हो सकता है वाकई ये सही कह रहा था, 4 लाख का मामला था भाई, छोटा अमाउंट थोड़ी ना था। तो हो सकता है बी हो ही ना कोई, बी प्रूव ही ना कर पाए, अगर है भी तो इसका मतलब हो सकता है ए को कोई प्रॉब्लम ही ना है। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में प्रॉब्लम तब आएगी ए को, उसको इंडेमनीफाई तब करना पड़ेगा जब प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब एक अगर जुड़ा हुआ है, अगर कोई और प्रूव कर गया कि उसके गुड्स हैं, ऐसे ही वो ए और बी और शॉपकीपर, अगर बी ने पैसे नहीं दिए तो ए को पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब है जो इंडेमनीफायर है उसकी लायबिलिटी एक अगर से जुड़ी हुई है। अगर को क्या बोलते हैं? कॉन्टिजेंसी। कोई भी अगर अगर मगर आ जाए तो उससे आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर से क्या ऐड होती है? कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी क्या होता है? फ्यूचर अनसर्टेनिटी। पता है सब आपको अच्छे से? बच्चों वाली बातें चल रही है। दैट इज व्हाट इज फ्यूचर अनसर्टेनिटी। इसका मतलब है यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज
अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में बहुत बार आ गया, इसको यस कर देने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आप पूरे मार्क्स चाहते हैं तो यू नीड टू राइट द लॉजिक। जब उसने बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो रीजन क्या है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ अ कंटिंजेंसी। इट डिपेंड्स अपॉन अ कंटिंजेंसी, ऐसे भी बोल सकते हैं। और वो कंटिंजेंसी क्या है? बी का पैसा ना देना या बी का प्रूव कर देना रेलवे कंपनी को कि गुड्स उसके। देन ओनली द liability of the indemnifier arises. तो liability depends upon a contingency, ऐसे लिख दीजिए, जैसे मर्जी लिख दीजिए, सेंस आनी चाहिए। तो ये है हमारा contingent contract, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि इसमें वो बोलता ही यही है, अगर आपको प्रॉब्लम आई मेरी वजह से या किसी और की वजह से तो मैं नुकसान भर दूंगा। अब अगर वापस चले ए बी और रेलवे कंपनी की स्टोरी के ऊपर, तो जरूरी नहीं है ना बी सीन में आए। इसका मतलब है जो ए है उसकी प्राइमरी लायबिलिटी है। इसकी लायबिलिटी कौन सी है? प्राइमरी। कैसे पता चला? अरे भी सीन में कोई और है ही नहीं, तो सीधी सी लाइन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो मैं चुका दूंगा। मैं चुका दूंगा मतलब मैं, और तो कोई है नहीं, ऐसे समझ लो। वो लाइन बड़ी कामयाब है, तू मेरे कहने से ये काम कर, तुझे मेरी वजह से या किसी और की वजह से कोई भी नुकसान हुआ तो वो नुकसान मैं भर दूंगा। बड़ी फुल प्रूफ लाइन है, उसको पकड़िए, वहीं से पता चल जाता है कि ये प्राइमरी लायबिलिटी है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कोई रिक्वेस्ट होती है? आंसर इज कौन सी रिक्वेस्ट थी? ये तो रिक्वायरमेंट थी। जब उसने ए ने कहा कि जी मेरे गुड्स है, मैं सबूत दे रहा हूँ, रेलवे कंपनी कहती सर एक रिक्वायरमेंट है, आप इंडेमनिटी बॉन्ड भर दीजिए। ए ने भी बड़े कॉन्फिडेंस से बोला हाँ सर मैं कुछ गलत थोड़ा ना बोला, लाए भर देता हूँ, अभी साइन करता हूँ सर, चोर थोड़ी ना हूँ सर। तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है इसमें, अगर आप ध्यान से देखें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या ए और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी? मान लीजिए कल को कोई आ भी जाए, कुछ हो भी जाए, तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है ए और बी के बीच में? आंसर इज नो। इसका मतलब है देयर इज नो प्रिविटी। प्रिविटी क्या होता है? लीगल रिलेशन। तो ए और बी के बीच में कोई लीगल रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बी तो थर्ड पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट तो रेलवे कंपनी के साथ हुआ। इसका मतलब क्या ए बी के ऊपर केस कर सकता है? आंसर इज नो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दे हैव गॉट नो प्रिविटी बिटवीन देम, सो हाउ कम एनी लीगल रिलेशन बी देयर? तो एनफोर्सेबिलिटी की बातें क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए बी किस पे केस करता है? रेलवे कंपनी पे। सोचिए, आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए बुक में पहले उसने वही लिखा, कहता है इट इज अ क्लास ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, वन पार्टी प्रोमिसेस द अदर टू सेव फ्रॉम लॉस caused to him by the conduct of the promiser himself or any other person। जो मैंने बोला कि वन पार्टी प्रोमिसेस द अदर टू सेव फ्रॉम लॉस, दूसरे को नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, कोशिश नहीं, उसको प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल सेव यू फ्रॉम लॉस। विच लॉस? कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ, या तो मेरी वजह से नुकसान हुआ, और एनी अदर पर्सन। तो डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, इसको लर्न करना है आपने डेफिनेशन को। फिर नेक्स्ट हेडिंग आई, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, लाइक रेलवे कंपनी इज द इंडेमनिटी होल्डर। अब हेडिंग आ रही है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। इसका मतलब है जब इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर केस हो जाता है तो उसके क्या राइट्स हैं, तो वो ये रहा, दिस इज राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। ये जो विषय है ये यही वाला था, राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। इसका क्या मतलब है? जब इंडेमनिटी होल्डर पे केस हुआ तो उसके क्या क्या हक है? भाई साहब उसके 3 तरह के खर्चे हो गए, ये तीनों तरह के खर्चे वो किससे ले लेगा? वही से ले लेगा, इंडेमनीफायर से। दैट इज हिज राइट्स। क्लियर? फिर उसने एग्जांपल्स दिए, दोनों एग्जांपल्स मैंने दिए। फिर कुछ खास पॉइंट्स हैं 1 2 3 करके। पहला बोलते हैं देयर आर टू पार्टीज, यस। फिर बी पॉइंट आता है, एज लायबिलिटी इज प्राइमरी, यस, बट अराइजेज ऑन द हैपनिंग ऑफ द कॉन्टिंजेंसी, यस। कॉन्टिंजेंसी कौन सी? कि बी ने प्रूव कर दिया कि उसके गुड्स है। फिर ए डज नॉट इंडेमनीफाई ऑन एनी रिक्वेस्ट, नो डाउट, इसमें रिक्वायरमेंट थी, रिक्वेस्ट नहीं थी।
फिर देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, यस, बिटवीन ए एंड द रेलवे कंपनी। फिर ए कैन नॉट शीव अ थर्ड पार्टी फॉर लॉस इन हिज ओन नेम, क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई प्रिविटी नहीं है, राइट। फिर एक हेडिंग आती है टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ, लिखती हूं मैं, टाइम ऑफ commencement of the indemnifier's liability। ध्यान से देखो वर्ड्स को, आप बता दोगे। इंडेमनीफायर कौन है? इंडेमनीफायर है जी आपकी रेलवे कंपनी ना। इंडेमनीफायर रेलवे कंपनी थोड़ी है, वो तो इंडेमनीफाइड है ना। ये है ए आपका, जिसने रेलवे कंपनी को इंडेमनीफाई किया। अब हेडिंग को फिर से देखो, टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनीफायर्स लायबिलिटी। इसका मतलब है ए की लायबिलिटी कब शुरू हो जाती है? तो मैंने अभी बताया भी था टॉक के दौरान कि जब बी ने प्रूव कर दिया कि गुड्स उसके हैं, तो रेलवे कंपनी के पास जो पैसे पड़े हैं, क्या वो बी को देने के लिए पड़े हैं कि ड्रॉर से निकाले और बी को पैसे दे दिए कि लीजिए आपका काम तो बना? या इससे पहले कि रेलवे कंपनी बी को पैसे दे, वो ए को याद कर सकती है, आ जाओ बाबू जी हो गया नुकसान, चुकता करो जी आके। क्या रेलवे कंपनी ऐसे कर सकती है या उसको बी को पैसे देने पड़ेंगे? तो आंसर इज यस, उसको बी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा ए को याद कर सकती है। इसका मतलब इससे पहले कि रेलवे कंपनी बी की तरफ अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करे, लायबिलिटी से फ्री होए, वो इंडेमनीफायर को कंपेल कर सकती है कि सर आइए अपनी लायबिलिटी चुकाइए। दैट इज व्हाट इज टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनीफायर्स लायबिलिटी। इसका मतलब है कब इसकी लायबिलिटी शुरू हो जाती है? व्हेन द कॉन्टिंजेंसी अराइजेस। जब कॉन्टिंजेंसी जिसके बारे में हम सोच रहे थे वो अराइज हो गई, तभी उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। arises or happens, whatever you write like that. He says indemnified मतलब रेलवे कंपनी can compel the indemnifier, that is A, तो रेलवे कंपनी can compel A to make good his loss। make good his loss मतलब नुकसान पूरा करना। तो रेलवे कंपनी उसको कंपेल कर सकती है कि आइए सर नुकसान पूरा करिए, बिफोर ही एक्चुअली डिस्चार्जेस लायबिलिटी। इसका मतलब इससे पहले कि रेलवे कंपनी अपनी लायबिलिटी चुकाए, उससे पहले वो ए को याद कर सकती है। यहां पे जाके बेटे मेरे खत्म होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब स्टार्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और बचा हुआ पूरा चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे ही चलेगा, जो अगेन बहुत आसान है। इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, ठीक है? ओके, गुड बाय।